नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांत निकेतन में। आज हम कम्युनिकेशन संप्रेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। 150 से अधिक प्रश्न हैं यहाँ पर इस वीडियो में। इसके अलावा अगर इस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, संप्रेषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। वहाँ पर संप्रेषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया है एक वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ पर देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एग्जाम से पहले एक बार यह ज़रूर देखें, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा आप सभी के लिए। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जब संप्रेषण इच्छानुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है। विकल्प 4 दिए गए हैं। हम यहाँ पर फटाफट सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? यहाँ पे भी 4 विकल्प हैं। सही विकल्प जो है हमारा वह अर्थ के ही हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में संप्रेषण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है? 4 विकल्प हैं यहाँ पे हमारे, और इसमें से हमारा जो सही विकल्प होगा वह है डी। बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को हम संप्रेषण का संदर्भ कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है? हमने बर्लो का रैखिक मॉडल बताया है। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है संप्रेषण का, जिसमें सारे टॉपिक हैं संप्रेषण से संबंधित, बर्लो का रेखीय मॉडल आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, बर्लो के संप्रेषण का रेखीय मॉडल क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह है बी, SMCR। क्या है? SMCR मॉडल है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने यह कहा है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने ये कहा है। विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है? 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प है डी, अधिगम क्षमता पर। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह है बी, प्रक्रिया। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रक्रिया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो हमें बताना है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, सबसे पहले स्रोत, संचार का स्रोत होगा, फिर संदेश होगा, फिर हस्तक्षेप होगा, उसके उपरांत चैनल, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रतिक्रिया, फीडबैक, उसके उपरांत संदर्भ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है? तो 9वें का जो सही विकल्प है वो यहाँ पे पहला विकल्प है क्षमा योग्य, दूसरा विकल्प है विस्मरणीय, और तीसरा विकल्प जो है वह है ये प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय चौथा विकल्प है। तो सही जो विकल्प है हमारा वो है डी, अपरिवर्तनीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है? तो इस प्रश्न का हमारा जो सही विकल्प है वह है बी, सदैव दो तरफा संप्रेषण हमेशा प्रभावपूर्ण होता है। संप्रेषण दो तरफ से ही होगा, एक तरफ से संप्रेषण कैसे होगा? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? 4 विकल्प हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प है सी, जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके वहां पर। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना
चाहिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है बी, कूट लेखन अर्थात एनकोडिंग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? जब स्वयं को वर्णित करेगा तो क्या कहा जाएगा? इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, द्विव्यक्ति संवाद। ठीक, द्विव्यक्ति संवाद। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प सही है बी, प्रतिपुष्टि। प्रभावी संप्रेषण तभी होगा जब हम कोई संचार कर रहे हैं और हमें उसका फीडबैक प्राप्त हो रहा है तो। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता से, उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह क्या होगा? सी, स्वीकारात्मक। ठीक, स्वीकारात्मक। ठीक है, विकल्प का सही हो जाएगा सी। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। ठीक है, इसी में निम्न संदर्भ संस्कृति, ठीक है, के बारे में अगर हम कहें तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? देखिए, जस्ट अपोजिट, तो इसका क्या होगा? डी, अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, प्रचुर मात्रा में जानकारी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? तो सबसे पहले हम अगर प्रभावी संप्रेषण करना है तो निम्नलिखित चरणों में सबसे पहले जिस बिंदु पर हम विचार करेंगे वह बिंदु कौन सा होगा? वह बिंदु होगा सी, संप्रेषण के उद्देश्यों को हम सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, पहले उद्देश्य देखेंगे, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम कोई संप्रेषण करना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि और ध्वनि। ठीक, दृष्टि प्राथमिक चैनल, दृष्टि और ध्वनि। ठीक, सही विकल्प है हमारा डी। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संकेतीकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है? एन्कोडिंग। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सी, संदेश उत्पत्ति करने हेतु। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी तब माना जाएगा यदि क्या हो? यदि कौन सा विकल्प सही होगा? डी, यदि जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही सेम अर्थ प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए तो समझ लो संप्रेषण प्रभावी हो गया। विकल्प सही हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया के भाग हैं? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है हमारा वह है सी, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। ठीक, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न अपना हम देखेंगे 26 नंबर, शब्द होते हैं, शब्द क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प दिया है ए, गुणबोध, दूसरा बाधक, तीसरा है विकल्प सी जो विकल्प है वह है चिन्ह और डी है अनावश्यक। तो इस प्रश्न का विकल्प है शब्द चिन्ह होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
इमोटिकॉन्स के बारे में सही है। इमोटिकॉन्स, ये इमोटिकॉन्स है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं कि ये भावनात्मक सम्मेलन होते हैं, विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक भाव, ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं, चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है हमारा वह है डी। चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक को हम इमोटिकॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोटिकॉन्स। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है। ए, विचारों को कूट में अनुवादित करना। बी, कूट की व्याख्या करना। सी, संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना। डी, लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, विचारों को कूटों में अनुवादित करना सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है। आगे देखेंगे। व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं जब वे क्या करते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रश्न का? ए, जब वे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ए, ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्रता भी सत्य होगा, संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, मीडिया का अनुचित चयन एवं उपयोग, ये तीनों ही श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, संप्रेषण में बाधा बनते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प हमारा है सी, साइबरनेटिक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध रखता है साइबरनेटिक्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है सी, संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि फीडबैक का अर्थ कहा जा सकता है? क्या लेख, संपादकीय, या फिर यहाँ पे दिया है संपादक को पत्र या समाचार? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, संपादक को पत्र। ठीक, संपादक को पत्र। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के संकेतवाचक डिकोड का अर्थ क्या है? तो डिकोड का अर्थ क्या है संकेतवाचन का? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, संदेश की व्याख्या। ठीक, संदेश की व्याख्या। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संदेश जो कि एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? कौन सा विकल्प सही होगा? बी, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव परिभाषा क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है हमारा सी, सूचक अर्थ, डिनोटेटिव। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। एक शब्द का व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव अर्थ होता है क्या? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, गुणबोध अर्थ, गुणबोध अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि फीडबैक को स्पष्ट करता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया। यह प्रश्न पहले भी हो चुका है। आगे देखते हैं। एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? एक प्रभावी संप्रेषण में जिसकी आवश्यकता नहीं होती वह क्या है?
वह है आकर्षक व्यक्तित्व। ठीक, संप्रेषण के लिए आकर्षक व्यक्तित्व होना नहीं चाहिए, संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसके संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, समय को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या करता है? प्राप्तकर्ता जो है वह संदेश का कूटवाचन करता है। विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 44 नंबर पूरा हो गया। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, यह मूल्यों, धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न इधर है, श्रवण क्या है? श्रवण कौन सा विकल्प सही होगा? श्रवण एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, या फिर एक बाध्यकारक है, एक स्वाभाविक होती है, या फिर सहज ढंग से घटने वाली एक शारीरिक क्रिया है? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। 46 का ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको हम श्रवण का प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है सी, यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। यह मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह क्या है? ए, सक्रिय श्रवण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? ए, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना, पैराफ्रेजिंग करना। पैराफ्रेजिंग हमने बताया हुआ है संप्रेषण, जिसमें हमने पूरा अच्छे से पढ़ाया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी संप्रेषण में शामिल कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? डी, संदेश की पुष्टि। जब हम किसी मैसेज का फीडबैक प्राप्त हो जाता है तो हम उसे प्रभावी संप्रेषण मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को हम क्या कह सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स के बारे में हमने बताया है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियों जो भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती हैं के संदर्भ में प्रयुक्त तो किया जाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, प्रदर्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संप्रेषण के लिए किस वर्गीकरण में स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पारस्परिक संप्रेषण। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? सी, आकर्षक व्यक्तित्व का होना आवश्यक नहीं, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। विकल्प सही होगा सी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। दूसरा कथन है संप्रेषक को सहनशील होना चाहिए। तीसरा है संप्रेषक मृदुभाषी होना चाहिए। इसके अलावा एक और विकल्प है संप्रेषक का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा जो सही विकल्प है वह है ए। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है ए, संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण एक्टिव लिसनिंग का भाग है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। चक्षु संपर्क, सिर हिलाना, स्पष्टीकरण मांगना, तीनों ही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन श्रवण सफल होता है जब हम क्या करते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा? डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से मतलब अगर संदेश में निहित उद्दीपनों के बीच के भागों को समझते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, संदेश में कहे गए तथ्यों का गंभीर रूप से सटीकता से आकलन करते हैं, ये तीनों होगा। यहाँ पे उपरोक्त में से सभी होना चाहिए, सभी है, ठीक है। चलिए विकल्प सही होगा डी। आगे देखते हैं, एक प्रभावी संदेश वाहक वह है जो क्या करता है। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव होने चाहिए, क्या प्रभाव होने चाहिए। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, इसके बारे में विचार करें। चलिए यही होगा, हाँ यही। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रभावी तभी होता है जब क्या होता है। कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे इस प्रश्न का, बी, जब संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत किया गया हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, यहाँ देखिए नहीं लगा है, किसे नहीं मान सकते। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, सी, जो केवल आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना जानता हो उसे हम नहीं मान सकते। बाकी इन तीनों को हम मान सकते हैं, जो सटीक और स्पष्ट ढंग से सामग्री को प्रस्तुत करे, जो संदेश नियत करते हुए श्रोता को ध्यान में रखे, जो कभी कभी संदेश गृहीता से अनौपचारिक हो जाता है और सामंजस्य स्थापित कर लेता है, ठीक है, इन्हें हम मान सकते हैं। विकल्प सही होगा हमारा सी, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा श्रवण में सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है उपरोक्त सभी, विकल्प डी, अर्थात संदेश पर पूरी तरह से ध्यान देना, संप्रेषित सामग्री को उपन्यास रोचक बनाना और स्वर को प्रभावशाली बनाना, ये तीनों ही संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसके कारण हम श्रवण में सुधार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, यानी अपनेपन की भावना से, विकल्प चुनने के लिए वांछित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने से, मीटिंग की जानकारी और दबाव को टालने से, ये तीनों ही सत्य हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं कौन। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, संदेश प्रेषक के साथ समानुभूति का विकास। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, दूर संवेदन प्रौद्योगिकी है, यह जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा माध्यम ही संदेश है, ये भी जुड़ा है, दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, ये भी जुड़ा है, सूचना एक शक्ति है, ये भी जुड़ा हुआ है, जबकि ये नहीं जुड़ा है हुआ है। सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 66 नंबर, आधुनिकतावाद संबंधित है किससे। विकल्प है डी, टेलीविजन से। चलिए आगे देखते हैं, संप्रेषण में भाषा है क्या, मौखिक, कूट, ठीक है, विकल्प बी सही है। आगे देखते हैं, संप्रेषण की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, नेटवर्क्ड मीडिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निस्यंतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं, यह संप्रेषण किस भाग में पाए जाते हैं। चलिए संप्रेषण के किस भाग में पाए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, वक्ता और श्रोता दोनों के मन में। चलिए आगे देखते हैं, फिल्टर ना हो संदेश में कोई। आगे देखते हैं, जन संप्रेषण या जनसंचार के प्रचार मॉडल का फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है, सही विकल्प है बी, आइडिएशन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण होता है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, मध्यस्थता संप्रेषण, इसे इंट्रापर्सनल या फिर
अंतःवैयक्तिक संप्रेषण भी कहते हैं, इसे हमने बताया हुआ है, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, जिसे अवैयक्तिक संप्रेषण भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाँ ये 71 72, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? विकल्प सही हो जाएगा सी, समानांतर संप्रेषण, समानांतर संप्रेषण। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब क्या होता है? कौन सा विकल्प सही होगा? ए, जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, इंटरपर्सनल। ठीक, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण है ये, पारस्परिक संप्रेषण, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल संप्रेषण, कुछ भी कह सकते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी, एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सहायता करता है किस चीज़ में सहायता करता है? ए, स्वयं के बारे में जानने के लिए, संप्रेषण स्वयं से किया जाता है, जो साधना ध्यान लगाया जाता है, ये इसी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब संप्रेषण होता है तो उसे क्या कहेंगे? कौन सा विकल्प सही होगा? बी, पारस्परिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे देखते हैं, विकल्प सही हो जाएगा ए। 78 क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी, सामूहिक संप्रेषण को। चलिए विकल्प संख्या सही है डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है क्या? विकल्प सही हो जाएगा हमारा डी, औपचारिक संरचना। चलिए, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? विकल्प सही होगा डी, भाषण देना गैर मौखिक नहीं होगा, टेलीफोन पर बात करना गैर मौखिक नहीं है, गीत गाना गैर मौखिक नहीं है, हाथ मिलाना ये गैर मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो किसके अंतर्गत होती है सबसे अधिक? बी, छोटे समूह संप्रेषण में। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, आलोचना रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, द्व्यादिक संप्रेषण। ठीक है, आगे देखते हैं, गैर मौखिक संप्रेषण संदेश व्यापक रूप में किस पर निर्भर करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है दो तरफा मौखिक के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है क्या? समय स्थानांतरण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक कूट लेखन इनकोडिंग संदेश की 4 शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। पहला कौशल, दूसरा दृष्टिकोण, तीसरा प्रेषक का ज्ञान और चौथा क्या है, ये पूछा गया है। तो बताइए आप सभी चौथा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण वृत्तीय होता है जब जब क्या? जब ए, विकल्प सत्य है, ए कूटवाचक डिकोडर और एक कूट लेखक इनकोडर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, निगरानी का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इन दोनों में ही ए ही सही है, तो यहीं पे देख लीजिए। यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, ये वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? मेटा संप्रेषण, तो यह भी विकल्प सही हो जाएगा, ए पहनावे का इच्छानुरूप चुनाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए? रिशन। ठीक है, क्या है? रिशन। चलिए आगे देखेंगे ये शब्द रिशन। अब कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं हमारे, 92 प्रश्न हो गए हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा 92 का बी है। आगे देखते हैं। अब संप्रेषण बाधाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम उन्हें देखेंगे। चलिए, संप्रेषण के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? शोर। शोर हमारे संप्रेषण को बाधित करती है। आगे देखेंगे, संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? शोर। ठीक है, शोर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है भ्रमित शिक्षक। जब टीचर ही कंफ्यूज होंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, यह औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है। दूसरा कथन है, यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता से कार्य करता है। तीसरा कथन है, यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है। अगला कथन है, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है डी, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। यह कथन सत्य नहीं है, अर्थात सही हो जाएगा, बाकी ये सारे सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो किसे किया गया है? चैनल शोर को। ठीक है, सी स्तर के रूप में चैनल शोर को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं? तो इस प्रश्न का हम सही उत्तर देखेंगे, कौन सा हो जाएगा सही विकल्प? शोर का अभाव। शोर का अभाव नहीं बल्कि शोर है, ठीक है, तब होता है अवरोध। बाकी ये सारे हैं और शोर भी है, शोर का अभाव नहीं। यहाँ पे अगर अभाव ना होता तो ये भी हो जाता। विकल्प सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। चलिए आगे देखते हैं। सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? विकल्प देख लेते हैं। 99 का गपशप, ग्रेपवाइन, प्रत्यक्ष संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? विकल्प हमारे गपशप, ग्रेपवाइन, प्रत्यक्ष संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है 99 प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा जो सही विकल्प है वह क्या है? ए, भूख लगना। चलिए आगे देखते हैं। जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है?
यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? अर्थ संबंधी शोर। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है, सही से संप्रेषण नहीं हो पाता। आगे देखेंगे, लोगों के समूह की निश्चित एवं वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे कहा जाता है। सी, विकल्प सत्य है, रूढ़ प्रारूप। चलिए आगे देखते हैं, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है? विकल्प हमारे दिए हैं यहाँ पे, तो सही विकल्प हमारा जो होगा वह है डी। डी विकल्प देखते हैं, उपरोक्त सभी, अर्थात पक्षपात जो है की विशेषता ये सारी होंगी: बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, नकारात्मकता और इसके साथ ही साथ पक्षपातपूर्ण धारणा, ये सारे ही होंगे। विकल्प सही हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, श्रोताओं का दृष्टिकोण। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, डिजिटल माध्यम के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? बी, प्रॉक्सेमिक्स। ये हमने बताया हुआ है, प्रॉक्सेमिक्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अब जो हमारा प्रश्न है वह संबंधित है शिक्षण कक्ष संप्रेषण से। चलिए आगे देखते हैं, यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है क्या? बी, प्रतीक, यानी उसे कुछ प्रश्न पूछना है या फिर उसे शिक्षण में कोई बाधा आ रही है, कुछ जानकारी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा में मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है? किसके द्वारा अच्छे से हम व्यवस्थित करेंगे? कक्षा के शिक्षक द्वारा, जो क्लास के टीचर होंगे वही हमारे क्लास के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पुस्तकें संप्रेषण का स्रोत हो सकती हैं क्या? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। यह बिल्कुल गलत कथन है, एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा टीचर हो सकता है। चलिए बाकी ये सारे कथन सत्य हैं, ठीक है, ये भी सत्य है, एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है, एक अच्छे संदेशवाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है, एक अच्छे संदेशवाहक को हास्य वृत्ति की अच्छी समझ होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर की, ये भी सही है, ठीक है, विकल्प सही है यहाँ पे ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी, बड़ी समूह चर्चा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं? तो यहाँ पे दिया है स्वर, स्वरमान, स्वर की गुणवत्ता, बोलने की गति, और यहाँ पे एक और है, हाँ 4 है, इन्हें हमें कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प सही होगा वह है डी, अर्थात उपरोक्त सभी। सभी यानी ये चारों, स्वर, स्वरमान, स्वर की गुणवत्ता, बोलने की गति। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है यदि वह क्या करे? यदि वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता प्रदान करता है। विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण रहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में जब असमर्थ हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
बी बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा वितरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एक विधि पूर्वक विवरण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? इस प्रश्न का सही विकल्प है डी ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति। ठीक है, ये समूह जो हैं वो संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ और प्रश्न हैं। जनरल की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं उनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जा रही हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वेब ब्लॉग। चलिए आगे देखते हैं। मेहरबियाँ के अनुसार, ये विचारक हैं, संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना योगदान होता है? तो इनके अनुसार जो विकल्प सही है वो है बी 7% स्वर शब्द का, 38% स्वर के लहजे का और शारीरिक भाषा का 55%। अगला प्रश्न है पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए श्रवण को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सजीव टेलीविज़न या रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है इस रूप में जानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संकेत माध्यम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत शब्द से संबंधित है? इस प्रश्न का सही विकल्प है सी यह एक अनापेक्षिक संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? व्यवहारिक भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह क्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? वाक्यात्मकता। विकल्प सही है सी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अधिगम प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी वाईफाई हॉटस्पॉट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में सही है? तो दो कथन हैं। यह अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने लिखने। दूसरा है इसमें वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी ए और बी दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अतुल्यकालिक असिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी समाचार पत्र। आगे देखेंगे 132 नंबर संप्रेषण में गुणात्मक अर्थ कौन से हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी सांस्कृतिक। चलिए आगे देखते हैं। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प है डी उपग्रंथ। अगला प्रश्न है अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियाँ क्या होती हैं? स्थैतिक होती हैं। आगे देखेंगे। कथन दिया हुआ है समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तर्क दिया है सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जा रहा है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, या दोनों ही सत्य हैं या दोनों ही असत्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है सी। पहला कथन सत्य है परंतु दूसरा जो है आर तर्क दिया है वो असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी विशेष मत के
समर्थन में तथ्यों और कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है किससे? चेरी पिंकिंग से। चलिए आगे देखते हैं। अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा होता है? संपादक को पत्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो संचार का रेखीय मॉडल है? ये प्रश्न पहले आ चुका है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा एसएमसीआर मॉडल। यदि यह माना जाता है कि संचार की कोई शुरुआत या अंत नहीं है तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम एक प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मॉस मीडिया के लिए प्रमुख चिंता का विषय नहीं है? तो समाज का एकीकरण नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के सूचना समारोह के रूप में वर्णित है? विकल्प सही है सी, निगरानी। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का आज्ञा पत्र नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, गलत सुनना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या को दर्शाती है? इस प्रश्न का सही विकल्प है अर्थ संबंधी समस्याएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको संचार का पहला शत्रु कहा जाता है? शोर को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समस्या में प्रेषित सूचनाओं की प्रचुरता में वास्तविक संदेश खो गया है? विकल्प सही है हमारा बी, ओवर कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार यह हमारा संप्रेषण का वीडियो पूरा हुआ, सभी क्वेश्चंस पूरे हुए। अब जो अगला वीडियो आएगा वह एक नए टॉपिक को लेकर होगा और उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरह सम्मिलित होंगे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।